नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब भाई बहनों का मेरे YouTube जो चैनल का नाम है आयुर्वेदा एकेडमी उसमें सहर्ष स्वागत करता हूं। आज का वीडियो एक ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बात में है कि जिसका नाम है शरद ऋतुचर्या। पूरा वीडियो हिंदी में मैं बना रहा हूं। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे। आई एम MD इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड MD इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। My WhatsApp number for text message only 9226810630. Of course, audio and text message. But I request all of you, please, because of the time restraint, I cannot attend your phone. So please make a WhatsApp, text, or audio messages. Okay. So today we are going to discuss about important topic that is seasonal regimen. आयुर्वेद में जिसको ऋतुचर्या कहा जाता है, ये ऋतुचर्या जो टॉपिक है वो आयुर्वेद के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। आयुर्वेद के दो उद्देश्य बताए गए हैं। आयुर्वेद एक जीवन शास्त्र है, इट्स अ साइंस ऑफ लाइफ। सो उसमें बता दिया गया है कि हम जब स्वस्थ रहते हैं तो हमारी कोशिश ऐसी होनी चाहिए कि हम स्वस्थ से स्वस्थ ही बना रहे। तो उसके लिए दिनचर्या और ऋतुचर्या ये दो महत्वपूर्ण बातें आयुर्वेद ने कही है। उसमें से जो शरद ऋतुचर्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए बहुत ब्यूटीफुल सीजन रहता है ये। निसर्ग जो है उसमें बहुत ही अच्छे फूल पौधे हमें दिखाई देते हैं। हमारे शरीर पर ये जो ऋतुएं हैं उसका प्रभाव हमेशा पड़ता है। एक ऋतु में क्या हो जाता है, एक आधा दोष बढ़ जाता है और दूसरा दोष शांत हो जाता है। और एक सीजन ले लिया हमने दूसरा ऋतु, तो उसमें और एक दूसरा ऋतु बढ़ जाएगा, एक पहले वाला ऋतु कम हो जाएगा। तो ऐसी साइकिल बनी रहती है। अतः आयुर्वेद में प्रत्येक ऋतु में जो दोष में होने वाली जो वृद्धि होती है या प्रकोप होता है या शांति होती है, उसके अनुसार प्रत्येक ऋतुओं के लिए, प्रत्येक ऋतु के लिए अलग अलग खान पान और रहन सहन, जिसको आयुर्वेद में कहा गया है आहार और विहार, फूड एंड लाइफस्टाइल, इसके बारे में मार्गदर्शन किया है। वही हम आज समझ लेंगे। साधारणतः एक वर्ष में मुख्य रूप से आप तो जानते हैं सब लोग कि 3 ऋतु या मौसम आती हैं। जैसा गर्मी का मौसम है, शीतकाल है और बारिश का मौसम है जिसको हम वर्षा ऋतु कहते हैं। लेकिन ये जो 3 मौसम है उसमें आयुर्वेद में 6 ऋतुओं में बांटे गए हैं। ये जो ऋतुओं के नाम हैं वो ऐसे हैं: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, इस ऋतु को आदान काल कहा गया है। अभी बोलेंगे सर ये आदान काल क्या है? आदान काल का मतलब है जो निसर्ग है वो शरीर से अपनी जो इम्यूनिटी है, व्याधिक क्षमता है, ताकत है, बल है, वो खींच लेता है धीरे धीरे। शिशिर में थोड़ा सा बल खींच लिया, वसंत में और ज्यादा खींच लिया, और ग्रीष्म ऋतु में तो पूरी की पूरी हमारी ताकत चली जाती है। और बाद में क्या हो जाता है, वर्षा, शरद, हेमंत, उसको विसर्ग कहा गया है। क्या है विसर्ग? क्या है विसर्ग? का मतलब है निसर्ग के द्वारा बल दिया जाता है, एज ए गिफ्ट। हम निसर्ग से हमें बल मिलता है, वो एकाएक नहीं मिलता। वर्षा ऋतु में थोड़ा सा बल दे देगा, शरद ऋतु में और थोड़ा बल दे देगा, और वर्षा, शरद और हेमंत, हेमंत ऋतु में तो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा बल, ताकत, शारीरिक मानसिक तुष्टि पुष्टि कब होती है? हेमंत ऋतु में होती है। दैट इज द बेस्ट सीजन इन द ईयर। इन इंडिया इट कैन बी कॉल्ड एज ए डिसम्बर मंथ। ओके, तो प्रत्येक ऋतु जो है उसमें शिशिर में 2 मास आ जाते हैं, वसंत में, ग्रीष्म में 2 मास, वर्षा में 2 मास। तो ये देखिए 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 12, तो 12 हो गए हमारे साल भर के। ओके, तो ये विभिन्न ऋतु जो है उसमें वात, पित्त और कफ, इसको क्या बोलते हैं हम? बायो एनर्जी। आयुर्वेद का शब्द क्या है इसके लिए? दोष। दूषयंती इति दोषः। जो जब शांत रहते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन में, वात, पित्त, कफ, ये जैविक ऊर्जा जो है, बायो एनर्जी जो है, वो बहुत काम आती है। फिलहाल जब ये वात, पित्त, कफ बिगड़ जाता है ना, तो स्वस्थ नहीं बैठते, वो धातु और मल के ऊपर अटैक कर देते हैं। तो इसलिए दूषयंती इति दोषः ऐसे कहा गया है, इसीलिए उसका नाम दोष रखा गया है।
तो ये देखिए वात की स्थिति की हम बारे में चर्चा करेंगे। तो ग्रीष्म ऋतु में उसका संचय हो जाएगा, वर्षा ऋतु में प्रकोपित हो जाएगा वात, और शरद ऋतु में, अभी आने वाला जो शरद ऋतु है उसमें अपने आप शांत हो जाएगा वात दोष। अभी पित्त की स्थिति क्या है देखिए, पित्त की स्थिति है वर्षा ऋतु में संचय, शरद ऋतु में तो प्रकोपित हो जाएगा, और हेमंत ऋतु में पित्त की उष्णता अपने आप चली जाएगी। ये देखिए कफ, कफ की शिशिर ऋतु में संचय, थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेशन चालू हो जाएगा, वसंत ऋतु में प्रकोपित हो जाएगा। इसीलिए वासंतिक वमन हम करवाते हैं ना, जिसको ज्यादा सर्दी जुकाम खांसी की शिकायत है, दमे की शिकायत है, अर्टिकेरिया रैश आती है, उसके लिए हम वमन देते हैं, और ग्रीष्म ऋतु में उसका प्रशम हो जाएगा। अभी आप ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पर करेंगे, हम बात कर रहे हैं शरद ऋतु की। तो शरद ऋतु में पहली बात, स्टार्ट टू एंड तक आपको ध्यान में क्या रखना है, शरद ऋतु में पित्त प्रकोप है, शरद ऋतु में पित्त प्रकोप है। पित्त क्या है, पित्त मतलब एसिडिटी नहीं, पित्त मतलब एसिडिटी नहीं, पित्त एक ऐसा दोष है, बायो एनर्जी है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर डाइजेशन, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म। पित्त के गुण क्या है, पित्तम सस्नेह, तीक्ष्ण, उष्ण, लघु, मिश्र, सर, द्रव। पित्तम सस्नेह, किंचित स्निग्धता है उसमें। ज्यादा गुण कौन से प्रभावी है, उष्ण और तीक्ष्ण, हॉट एंड पेनिट्रेटिंग कैपेसिटी, ये पित्त दोष में रहती है। तो शरद ऋतु में हमें पित्त दोष से सावधान रहना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, शरद ऋतु में निसर्ग की स्थिति के बारे में सोचेंगे तो बादल विरल हो जाते हैं, वे बहुत धवल, स्वच्छ और सुंदर होते हैं। रात की चंद्रमा की किरणों अधिक प्रभावशाली, स्वच्छ और स्निग्ध हो जाती है, और ये जो चंद्र है रात वाला, वो मन को आनंद प्रदान करता है। वनस्पति औषधि में अम्ल रस की सावर अधिकता रहती है, इसीलिए वो पित्त प्रकोपित करता है। शरद ऋतु में सूर्य की उष्णता दिन भर, पूरे दिन भर ज्यादा होती है, आकाश श्वेत बादलों से स्वच्छ दिखाई देते हैं। ये जो उष्णता ज्यादा रहती है ना दिन भर में, उसको इंग्लिश में हम अक्टूबर हीट कहते हैं। शरद ऋतु में अक्टूबर हीट ध्यान में रखना चाहिए, पित्त प्रकोप। शरद ऋतु का मतलब है अक्टूबर और नवंबर महीने। दिन में सूर्य किरणों से तप्त और उष्ण रहता है पूरा दिन, रात अच्छी रहती है, चंद्र किरणों से शीतल बन जाती है। बाहर और देखें तो ऊंचे और समान स्थानों में पृथ्वी कीचड़ युक्त, सुखी सुखी और द्रुम, जिसके मतलब वल्मीक बिम्वट बनाने वाली चींटियों से व्याप्त हो जाती है। ये पुराना वाला उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये ऋतु में निसर्ग में स्थिति क्या हो जाएगी। झिंटी, सितोना, गुलमोहर, काश और विजयसार के वृक्ष जो है, ये सब नाम है, वो पृथ्वी में शोभायमान। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे हैं ना, बहुत बहुत अच्छा निसर्ग है, शरद ऋतु के वृक्ष है। देखिए आप ये जो कलर देख रहे हैं ना मेरे पीछे, उसमें क्या है, शरद ऋतु दिखाया गया है। वर्षा ऋतु में शरीर को, वर्षा मतलब रेन हो जाता है, बारिश है, उसकी शीतलता सहन करने का अभ्यास हमें अपने आप हो गया है वर्षा ऋतु में, रेनी सीजन में। हाउ टू अडेप्ट विद द रेनी ह्यूमिड क्लाइमेट, मॉइस्ट क्लाइमेट। वर्षा के बाद एकाएक शरद ऋतु में सूर्य अपने पूरे तेज तथा गर्मी के साथ चमकता है। इस उष्णता के कारण वर्षा ऋतु के दौरान शरीर में जमा हुआ जो पित्त दोष है, संचित मामूली सा जमा हुआ है, वो शरद ऋतु में एकाएक प्रकोपित हो जाता है, क्योंकि सूर्य की उष्णता बहुत तेज हो जाती है। अक्टूबर हीट शरद ऋतु। इस ऋतु में शरीरांतर्गत पित्त के प्रमाण में, प्रमाण और क्वालिटी, क्वांटिटी एंड क्वालिटी बोथ वृद्धि हो जाती है निसर्गतः। शरीर स्थिति क्या रहती है, मनुष्य को वर्षा ऋतु के शीत की आदत रहती है, और शरद ऋतु में अचानक अक्टूबर हीट बढ़ने से शरीर संतप्त हो जाता है और पित्त प्रकुपित हो जाता है। प्रकुपित पित्त मैंने पहले ही कहा, ये कैसे हैं, ये देव भी जैसे बर्ताव करते हैं और दानव जैसे ही बर्ताव करते हैं। दोष जो है वात पित्त कफ, बायो एनर्जी, फिजियोलॉजिकल स्टेट है, शारीरिक स्थिति नॉर्मल है, प्राकृत है, अच्छा अच्छा काम करेंगे। बिगड़ गए तो कोई मतलब शरीर की स्थिति एकदम बिगड़ जाएगी, वो धातु और मल के ऊपर अटैक कर देंगे। प्रकुपित पित्त के कारण रक्त दूषित हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा, पित्त और रक्त के जो व्याधि हैं, जैसे बुखार बीच बीच में आ सकता है किसी को, फोड़े, फुंसियां,
त्वचा पर चकत्ते हो जाएंगे, गंडमाला, खुजली, ये सब विकार जो है वो अधिक उत्पन्न हो जाएंगे। स्किन डिसीजेस विल बी वेरी कॉमन एंड प्रॉब्लम्स विद द हीट। किसको एसिडिटी हो जाएगी, किसका सिर दर्द चला, किसी को आंख में बहुत जलन हो जाएगी, पाँव में जलन, हाथ में जलन, मूत्र में जलन, टट्टी में जलन, ये सब जलन वाले जो प्रकार है वो अक्टूबर हीट के कारण हो जाएंगे। विसर्ग काल, ये जो मैंने कहा वर्षा शरद हेमंत, बल तो मिलता जाएगा। वर्षा ऋतु में किंचित सा हमें 25-30% मिल रहे हैं, शरद ऋतु में 60% हमारे पास निसर्ग ने बल दिया है, और जब हेमंत ऋतु दिसंबर महीना आ जाएगा तो पूरे का पूरा 100% हमारी फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ बिल्कुल अच्छी हो जाएगी। ये देखिए, शरद ऋतु में प्रबल रस कौन सा है, लवण रस है। प्रबल महाभूत कौन से है, जल और अग्नि, ये महाभूत है। दोष की अवस्था मैंने अभी बता दिया आपको, पित्त का प्रकोप है और वात दोष शमन हो गया है। जाठराग्नि जो किंचित उसमें तेज वृद्धि है, बल मध्यम सरिका है। हम इस सीजन में जिस ऋतु में जिस दोष का प्रकोप होता है उसे शुद्ध करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ द बॉडी, हम पंचकर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो शरद ऋतु में पित्त दोष की शांति के लिए विरेचन, थेराप्यूटिक परगेशन, जुलाब की औषधियां, दवाइयां और रक्त मोक्षण, ब्लड लेटिंग करना चाहिए। शमन के हिसाब देखें हमने, मेडिसिन देखे तो पित्त प्रशमन वाली जो औषधियां हैं, जैसे शतावरी है, शतावरी कल्प दूध के साथ, ये शरद ऋतु में बहुत अच्छा है। मार्गदर्शक सूत्र चरक ने क्या कहा है, वाग्भट ने क्या कहा है ग्रंथ में, आयुर्वेद में, तिक्तम स्वादु कषायम च शुजित अन्नम भजेत लघु। ध्यान से सुनिए, कौन से रस इस शरद ऋतु में अच्छे हैं। तिक्त रस का सेवन करना चाहिए, स्वादु मीठा रस है, और कषाय एस्ट्रिंजेंट है, बिटर स्वीट एंड एस्ट्रिंजेंट। और ध्यान में रखिए, तीव्र भूख लगने पर ही कड़वे, किंचित से कड़वे, मधुर, कसैले स्वाद के और लघु गुण वाले, पचन हजम होना चाहिए हमें, वो पदार्थ हमें सेवन करना है। आहार में जो हम टेस्ट लेंगे, रस लेंगे, उसका रस ज्यादातर मधुर, स्वीट, कषाय, एस्ट्रिंजेंट एंड तिक्त, बिटर, ऐसा होना चाहिए। वीर्य, उसकी पोटेंसी, शीत, कूलिंग रहना चाहिए, क्योंकि पित्त प्रकोपित है। और विपाक भी मधुर ही होना चाहिए, जिससे हमारी टट्टी अच्छी हो रहेगी और बल ठीक ठाक रहेगा। ये देखिए, अभी बहुत सारे मैं आपको पदार्थ बताने वाला हूँ, ये अपने खान पान में इधर उधर आपको लेना है। हमेशा हर एक पदार्थ का नहीं सेवन करना है, आपके हिसाब से जो आपको जिस तरह बनाने सकते हैं, जब बना सकते हैं उस दिन वो लेना है। कृतान्न में श्रीखंड, मेथी के पराठे, गेहूं, वेसवार, खीमा, ये आप ले सकते हैं। आयुर्वेद ने तो कहा है कि नित्यम सर्वरसाभ्यसा, हमेशा मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, ये 6 के 6 रस हमारे खान पान में रहने चाहिए। ये तो बात ठीक है। फिर आज दूसरा भी एक सूत्र आयुर्वेद में कहा है, सिर्फ जिस ऋतु में जो रस कहा गया है उस रस का अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए। जैसे कि हम शरद ऋतु की बात कर रहे हैं तो ठीक है, मधुर, आम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय, 6 के 6 रस हमें इस्तेमाल करने हैं। फिर उसमें भी ज्यादा आप मधुर रस का इस्तेमाल कीजिए, तिक्त रस का इस्तेमाल कीजिए और कषाय रस का इस्तेमाल कीजिए। ये जो बाकी रस हैं, तीखा तीखा, वो बिल्कुल ही कम लेना है, बिल्कुल कम, तीखा बिल्कुल नहीं शरद ऋतु में। आहार में ये जो अभी बातें मैं कह रहा हूँ उसका ध्यान रखना जरूरी है। पहले तो घी जो है पित्त शामक है, उसका काउस घी बहुत अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूध पीना चाहिए। फिलहाल मिल्क प्रोडक्ट्स एंड मिल्क इज डिफरेंट, मैं हमेशा कहते आया हूं कि आप दूध और दूध के पदार्थ उसमें गलत मत कीजिए। सबके सब प्रॉपर्टीज, गुणधर्म एक जैसे नहीं है। आप दूध ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, मगर छाछ और दही सेवन मत करें, सेवन नहीं करना चाहिए। शुद्ध मक्खन सेवन कर सकते हैं। ठंडा किया हुआ दूध चांदी के बर्तन में रात भर रखकर आप सुबह पिए तो उसका पित्त शामक अच्छा प्रभाव शरीर पर पड़ जाएगा। क्या आप ले सकते हैं, मेथी, करेला, वाल जैसे कड़वे स्वाद के पदार्थ खाने में इस्तेमाल कीजिए। लौकी खीर, खीर तो बहुत अच्छी है, स्वीट है। लौकी का हलवा बहुत अच्छा है पित्त के लिए। गेहूं की खीर, साबूदाने की खीर, सिंघाड़े की खीर, सब तरह की खीर आप बिल्कुल ले सकते हैं। आंवले का मुरब्बा, मक्खन, तुलसी के बीज ठंडे होते हैं, तुलसी नहीं, तुलसी के बीज जो है उसकी भी आप खीर बनाकर ले सकते हैं। पीने के लिए जो उबाकर
पानी आप उबाल लेते हैं वो ठंडा करके पीना चाहिए, गर्म गर्म पानी की कोई अभी जरूरत नहीं है। वर्षा ऋतु में हमें गर्म पानी लेना था, अभी शरद ऋतु में इतना गर्म पानी, रूम टेम्परेचर, इट्स ओके। ग्रीष्म ऋतु की तरह, जैसे हम ग्रीष्म ऋतु में भी सूर्य का संताप बहुत होता है, उसी की तरह शरद ऋतु में अक्टूबर हीट होने के कारण, अक्टूबर हीट, दिन भर में सूर्य चमकता होता है, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण अधिक रहता है, तो उसको शांत करने के लिए ठंडे शरबत और पेय सेवन करना चाहिए। सिर्फ इनमें खट्टे पदार्थ इस्तेमाल नहीं करने, ज्यादा खट्टा नहीं लेना है, ज्यादा खट्टा नहीं लेना है। खजूर और काले मुनक की घोल निकालकर रात में रखकर वो पी सकते हैं। चावल, गेहूं की खीर, बासी पदार्थ नहीं लेने चाहिए। बहुत गर्मा गर्म पदार्थ बिल्कुल ही नहीं। नो टी, नो कॉफी, नो स्मोकिंग, नो सिगरेट, नो दारू, ये मद्यपान नहीं करना चाहिए, शरद ऋतु में बिल्कुल खराब चीज है। लहसुन मत मत लो, लहसुन बिल्कुल मत लो। हिंग, राई जैसे तीक्ष्ण पदार्थ, मिर्च मसाले वाले पदार्थ, अचार, तली हुई चीजों का बिल्कुल सेवन मत कीजिए। अक्टूबर महीने में ये तीखी चीजें नहीं लेनी है, नहीं लेनी है, नहीं तो आपको मूलव्याध, पाइल्स की शिकायत हो जाएगी, आंख में जलन हो जाएगी, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मूत्र मार्ग का जंतु संसर्ग हो जाएगा, तो ध्यान में रखिए। शरद पूर्णिमा एक अच्छा सा मौसम है। कोजागिरी पूर्णिमा हम मराठी महाराष्ट्र में कहते हैं, इस ऋतु में आती है, अक्टूबर में। चांदनी में प्रसन्न चित्त बैठकर हमारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ मसाला दूध का आस्वाद आप ले सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रथा है पित्त को शांत करने के लिए। सब्जियां, इस ऋतु में सब्जी बनाते वक्त मसालों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हल्दी, राई तो बिल्कुल नहीं, ये हल्का सा छोंक लगाकर सब्जी बनाए। हिंग, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी जैसे पदार्थ इस ऋतु में इस्तेमाल नहीं करने हैं। इससे शरीर में पित्त बढ़कर रक्त दूषित हो जाएगा और त्वचा विकार बन जाएंगी, फूंसियां आ जाएगी, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, तो तकलीफ बढ़ेगी आपकी, ध्यान में रखिए। शरद ऋतु में लाल मिर्च का प्रयोग बिल्कुल मत कीजिए। हरी मिर्च बिना काटे, हाँ, पका के वक्त डाले और पकने पर निकाल दे। ऐसा करने से क्या हो जाता है, तीखा स्वाद तो उतरता है, उतना ही काफी है, ज्यादा मत लेना। सही मायने में इस ऋतु में, शरद ऋतु में, अक्टूबर हीट में मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्या लेना चाहिए? लौकी की सब्जी, लौकी का छिलका उतार दे और राई, हल्दी, नमक किंचित सा डालकर हल्का सेंक लगाए। हल्के छोक, सब्जी का नैसर्गिक रंग न बदले यह अपेक्षित है, यानी हल्दी का इतना ही कम इस्तेमाल करना चाहिए। इसी तरह लौकी की सब्जी बनाई है, इसी तरह भिंडी, कुंदरू, करेला, परवर, तरोई, इन सब्जियों का आप उपयोग कर सकते हैं शरद ऋतु, अक्टूबर हीट। मेथी की सब्जी, मेथी पत्ते चुन लें, बर्तन में थोड़ा सा तेल डालकर गर्म करें और मेथी डालकर हिलाएं। बाफ आने पर मूंग की दाल बहुत अच्छी, पित्त के लिए मूंग की दाल नंबर 1। पित्त के लिए, पित्त कम करने के लिए मूंग की दाल ही खानी है हमेशा। हाँ, ये दाल उसमें डालिए। इस सब्जी के लिए हल्दी, राई, हिंग, जीरा आदि पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए शरद ऋतु में, अक्टूबर हीट में। यही प्रकार शरद ऋतु में योग्य है। अन्य भी किसी भी तरीके से बनाई हुई मेथी का सब्जी का प्रयोग, मेथी का प्रयोग अन्य तरफ से मत कीजिए। ककड़ी का सलाद, ककड़ी के छोटे छोटे टुकड़े में शक्कर, नमक, हरा धनिया, पानी थोड़ा सा मिला दे। नमक और शक्कर डाल, पानी न मिलाइए। क्यों क्यों पानी क्यों नहीं डालना है? क्योंकि नमक और शक्कर डालने पर काकड़ी से पानी अपने आप झरता है, उसे मत फेंकिए। इससे शरद ऋतु में बढ़ा हुआ पित्त का प्रमाण कम हो जाएगा, ठंडापन महसूस हो जाएगा। अगर ज्यादा पसीना निकलने से थकावट आती है अक्टूबर हीट से, तो ये ककड़ी का सलाद आपको बहुत अच्छी फल दे देगा। सेब का छिलका निकालकर छोटे टुकड़े, उसमें थोड़ा सा नमक शक्कर मिलाकर सलाद की तरह खाएं। दूध या दही उसमें मिलाने की जरूरत नहीं है। गीला नारियल कद्दूकस, उसमें दूध और शक्कर मिलाकर खा सकते हैं। पापड़, कड़ूहड़ी, आचार का इस्तेमाल नो 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 नहीं करना चाहिए। अल्पाहार के लिए दूध के व्यंजन जैसे पेड़े हैं, बर्फी है, थोड़े थोड़े खोए के लड्डू है, नारियल की बर्फी है, मूंग के लड्डू है,
मीठे शरबत है, सैंडविचेस है, टोस्ट बटर, ये पदार्थ थोड़े प्रमाण में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू उबालकर उसे शक्कर नमक लगाकर आप खा सकते हैं। सिंघोड़ा के लड्डू, 1 चम्मच सिंघाड़े के आटे को तवे पर भुना होने तक गर्म करें, उससे पिसे हुए 3 खजूर डाल दें और लड्डू बनाएं। मुंह में चुभल कर वो आप खा सकते हैं। अक्टूबर हिट, उष्णता पित्त की कम हो जाएगी, उससे उत्साह भी बढ़ जाएगा, पित्त का शमन हो जाएगा और शरीर का बल भी बढ़ जाएगा। अभी वर्ज क्या नहीं लेना है? क्षार नहीं लेने हैं, दही नहीं लेना है, तेल नहीं खाना है, फ्राइड फूड नो, वड़ा पाव बिल्कुल नहीं, मद्य सेवन, ज्यादा चाय कॉफी नहीं करनी है। वर्ज विहार, पूर्वी वायु का सेवन नहीं करना है, दिन में सोना गलत चीज है, पेट भरे पट भरकर खाना ये गलत चीज है, और अक्टूबर एट में धूप में घूमना ये भी गलत है। ये ठीक है। स्वच्छ श्वेत वर्णा का वस्त्र परिधान करे, फूल की माला हो सके तो घूमने की भी काम करे, वस्त्र बीच बीच में डाल सकते हैं। रात के पहले प्रहर में गर्मी में चंद्र के शीतल किरणों का सेवन करने से पित्त का शमन हो जाएगा। ये देखिए कोजागिरी पूर्णिमा, हैप्पी शरद पूर्णिमा। प्रत्याहार, कुपित पित्त को शांत करने के लिए घी और तिक्त पदार्थों का, बार बार मैं वही चीज आपको दोहरा हूं, मीठे हल्के सुपाच्य शीतल और तिक्त रस वाले खाद्य और पेय पदार्थ विशेष रूप से उपयोगी है। शरद ऋतु में क्या लाभकारी है? शाली चावल, मूंग, गेहूं, जव, उबाला हुआ दूध, दही, मक्खन, घी, मलाई, श्रीखंड, सब्जियों में चौलाई, बथुआ, लौकी, तोरई, फूलगोभी, मूली, पालक, सोया और सेम, फलों में अनार, आंवला, सिंघाड़ा, मुनक्का और कमलगट्टा। आंवले को शक्कर के साथ खाना चाहिए। तिक्त पदार्थों के साथ घृत को पकाकर प्रयोग में लाना चाहिए। तिक्त घृत ये मार्केट में मिल जाएगा, महातिक्त का घृत, तिक्त का घृत, दाड़ीमा आदि घृत। इस ऋतु में हरड़ के चूर्ण का सेवन, क्रीड़ा लेना है आपको, हरड़ लेना है तो शहद, मिश्री या गुड़ मिलाकर ही लेना चाहिए। इस ऋतु में खिलने वाले फूलों के आभूषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। रात्रि के समय में चंद्रमा की किरणों में बैठने, घूमने या सोने के स्वास्थ्य से अच्छा प्रभाव पड़ जाएगा। शरद ऋतु में सरसों का तेल नहीं, मट्ठा नहीं, सौंफ नहीं, लहसुन नहीं, बैंगन, करेला, हिंग, काली मिर्च बिल्कुल नहीं, पीपल, उड़द से बने हुए भारी खाद्य पदार्थ, कढ़ी जैसे खट्टे पदार्थ, क्षार द्रव्य, तेज मादक द्रव्य, दही, लवण वाले खाद्य पदार्थ अधिक मात्रा में नहीं नहीं नहीं, अक्टूबर में नहीं लेना है। भूख लगने बिना भोजन नहीं करना चाहिए, खाना हजम नहीं हो जाएगा। इस मौसम में धूप, ओस और पूर्व की ओर से आने वाली हवाओं से बचना चाहिए। अधिक व्यायाम तथा अधिक संभोग भी हानिप्रद हो सकता है। ऋतु संधि का मतलब क्या है? एक स्पेसिफिक टर्म है आयुर्वेद में जिसको ज्वाइंट बोलते हैं। पूर्व ऋतु के अंतिम और आने वाली ऋतु के प्रथम सप्ताह में जो 15 डेज का जो पीरियड होता है उसमें क्या करना चाहिए? तो पहले वाले जो ऋतु है उसके जो आहार विहार हम पालन कर रहे हैं उसको धीरे धीरे छोड़कर नई ऋतुओं के लिए बताए गए आहार विहार को धीरे धीरे आरंभ करना चाहिए। पहले लिए जाने वाले आहार या विहार जो है वो एकाएक आपने छोड़ दिया तो ये गलत चीज है, उसको स्टेप बाय स्टेप छोड़ना चाहिए। नहीं तो एकाएक छोड़ने से जैसे असात्मीय प्रतिकूल स्थिति बन जाती है और उससे भी आपको तकलीफ हो सकती है, कुछ तकलीफ आ जाएगी। पथ्य की एक शॉर्ट लिस्ट बनाई है मैंने। शुष्क धान्य में गेहूं, चावल, नाचनी, लाल चावल आप ले सकते हैं। शाकवर में गोभी, मेथी, करेला, लौकी, भिंडी, पालक, माठ, चौली ले सकते हैं। चिम्बी धान्य में मूंग बेस्ट है। निष्पाव, मटर, चना ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए। मांस वर्ग हो सके तो अवॉइड कर दीजिए, नहीं तो मटन चिकन खा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में, बिल्कुल तेज नहीं होना चाहिए। कंदमूल में आलू, शकरकंद, कमलगट्टा, साबुदाना, सिंघाड़ा ले सकते हैं। फल वर्ग में अनार, आंवला, अंगूर, छुहारा, मुनक्का, अंजीर, केला, जामुन, गन्ना, सेब, चीकू आप बिल्कुल ले सकते हैं। दूध, घी, मक्खन, खोआ, पनीर, आइसक्रीम आप ले सकते हैं। मिठाइयाँ, हरा धनिया, शरबत, शक्कर, पुराना गुड़, शहद ले सकते हैं। ठंडा पानी, खसका पानी, मटके का पानी ले सकते हैं। अभी क्या नहीं लेना है? नाचनी, ज्वार, बाजरा, मकई हो सके तो टाल सकते हैं आप। शाक वर्ग में सही जन, सूखी सब्जियां नहीं लेनी है। छिंबी धान्य में कुल्थी, अरहर, उड़द नहीं लेना है। बड़ी मछलियां, सूखी मछलियां, झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर नहीं खाना है। लहसुन, प्याज, अदरक नहीं लेने हैं। अक्टूबर हिट, नींबू, केरी, स्ट्रॉबेरी, पीच, चेरी, अनानास, खट्टे फल, कच्चा आम नहीं लेना है। दही, छाछ, कढ़ी, अक्टूबर हिट, पित्त प्रकोप नहीं लेना है।
हिंग, काली मिर्च, गरम मसाला, सूरजमुखी का तेल, मिर्च, पुदीना, अचार नहीं लेना है। गुनगुना गरम गरम पानी नहीं, बासी पानी नहीं लेना है। यह हो गई बात हमारी शरद ऋतु में हम हमारा आहार विहार कैसे, जीवन शैली कैसे रख सकते हैं। यह आपने किया तो आपका जीवन बिल्कुल आनंद से भरा हुआ अक्टूबर नवंबर में आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं आ जाएगी। पित्त की कोई गैस्ट्राइटिस नहीं है, आंख में जलन नहीं है, मूत्र में जलन नहीं है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं है, ये अर्श जो पाइल्स में खून नहीं आ रहा है, कोई तकलीफ नहीं है आपको, कोई परेशानी नहीं है, कोई जलन नहीं है। तो ये हो जाएगा, आप ठीक ठाक रह जाएंगे, या आपको पालन करना होगा। ओके, सो फिलहाल एक ध्यान में रखिए, जो भी मैंने कहता हूँ ये एजुकेशनल वीडियोस है। किसी तरह आपको डॉक्टर की जरूरत लगे तो आप आयुर्वेद हॉस्पिटल्स में या वैद्यों के पास जा सकते हैं। जैसे आप तो जानते हैं आयुर्वेद एकेडमी में बहुत सारे डॉक्टर्स काम करते हैं, और डायबिटीज मेलिटस, हार्ट प्रॉब्लम, कैंसर, आर्थराइटिस, किसी भी प्रॉब्लम आपको है तो आप हमें जरूर आयुर्वेद एकेडमी को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरी विनंती है, फोन लेने के लिए हमें पास टाइम नहीं रहता, तो आप व्हाट्सएप करके हम उसको जरा जवाब देंगे। दिस इज पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन। ओके, सो ये शरद ऋतु ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, तो आपका जीवन भी बहुत ऐसा ही सुंदर हो जाएगा। या आप ऋतुचर्या का पालन करें तो अच्छा हो जाएगा। ये मेरे शायद बहुत अच्छी तरह से आपको समझाने की कोशिश की है। तो ये अच्छा लगा आपको वीडियो तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप पहले ही एक दफा ये देख रहे हैं मेरा वीडियो तो आप जरूर मेरा यूट्यूब चैनल जो आयुर्वेद एकेडमी है वो सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे मैं आपको विनंती करता हूँ। और इसी शुभेच्छा के साथ ये मेरा वीडियो अभी खत्म करता हूँ। शरद ऋतु के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।